तो फिफ्थ लॉर्ड की जब दशा आती है ना, तो व्यक्ति को जो आध्यात्मिक अनुभूति है बहुत अलग अलग होने लगती है। हम बैठे बैठे जो हमारा मन होता है ना, यार वहाँ जाना है, काशी जाना है, बनारस जाना है, केदारनाथ जाना है, वो आदमी जाता नहीं, वो सोल उसकी खींच लेती है उसको वहाँ पे। जब ये दशाएं आएंगी तब व्यक्ति को वो अनुभूतियां होंगी। आपको वो इस तरीके की बातें कहता मिलेगा कि मैं अपनी एस्ट्रल बॉडी को देख रहा हूं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज का पॉडकास्ट हम एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी पे लेकर आए हैं। जी हाँ, एसोटेरिक साइंस मतलब जिसके अंतर्गत हम मेटाफिजिकल एक्टिविटीज़, डिवाइन एनर्जीज, एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये पॉडकास्ट क्योंकि हमने कुछ ऐसे कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशंस, ऐसे क्या बहुत सारे कॉम्बिनेशंस का डिस्कशन किया है जो कि बताते हैं कि आपके अंदर क्या कोई ख़ास पावर है, अगर है तो वो कब एक्टिवेट होगी। हमने महादशाओं पर भी बात किया है, हमने ऐसे त्रिकोण के बारे में बात किया है जिसमें बैठे प्लैनेट्स आपको बताते हैं कि कहीं आपके पास कोई सिद्धि तो नहीं है। हमने शनि और केतु के कॉम्बिनेशन पर भी बात की है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। मेरे साथ रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड कोच राहुल कौशिक सर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। जय श्री राम। जैसा कि हमने वादा किया था अपने दर्शकों से कि आज हम एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे। हमने एसोटेरिक साइंस के बारे में बहुत सुना है कि एस्ट्रल ट्रैवल, एंटिटी से बातें करना, इस तरीके की जितने भी मेटाफिजिकल इवेंट्स होते हैं उनको एसोटेरिक बोला जाता है। एसोटेरिक साइंस के अंतर्गत वो आते हैं। तो क्या हम बर्थ चार्ट देखकर या पूरे कुंडली के जो D60 तक चार्ट जाते हैं उनको देखकर बता सकते हैं कि जो घटना व्यक्ति के साथ सुपरनैचुरल हो रही है या इसको जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ये सच में एग्जिस्ट करते हैं या ये सिर्फ इल्यूजन्स हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे पहले तो जब आप एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो इसमें जो कहानी सबसे पहले शुरू होती है वो शुरू होती है बिलीविंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम अ बिलीवर, क्योंकि यदि आप एक बात को नकार के बैठ जाएंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब सबसे पहले हमें एक रिसेप्टिव मोड में होना पड़ता है कि भाई ठीक है, मेरे को जो बताया गया है मैं मानूंगा लेकिन पहले जानूंगा, लेकिन एटलीस्ट जानूं, वो जानने की उत्सुकता पहले लानी पड़ेगी। पहला पॉइंट ये है। फिर हमारा जो बर्थ चार्ट है उसमें कुछ सर्टेन हाउसेस ऐसे हैं जो हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंसेस करा देते हैं। जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, प्रिय या अप्रिय, ये दशाओं में होती है। जब जैसे जैसे दशा अपना काम करती है वैसे वैसे वो घटनाएं जो है घटित होने लगती है। तो ऐसे ही एक दशा होती है जिसको हम कहते हैं पंचमेश की दशा, द दशा ऑफ फिफ्थ लॉर्ड। तो फिफ्थ लॉर्ड की दशा व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखती है। क्यों रखती है? अब उसका कारण समझिए। पंचम भाव को पूर्व पुण्य भाव कहा है। पूर्व पुण्य भाव यानी कि पास्ट में आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, वो आपके फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं और फिफ्थ लॉर्ड उनको कैरी कर रहा होता है अपनी दशांतर दशा में। तो अगर आपका वो जो एक बैलेंस शीट है पूर्व पुण्य भाव का या पूर्व पुण्य कर्मों का, वो अगर अच्छा है तो फिफ्थ लॉर्ड की दशा में आपको बहुत ही अलग अलग अनुभूतियां होंगी। उस अनुभूति के पीछे का कारण है भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, एक साधक, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं, हम भले किसी कंपनी के सीईओ हों, भले ही हम स्पोर्ट्समैन हों, लेकिन हम एक साधक हैं। क्यों हम साधक हैं? क्योंकि हमारी एक जर्नी चल रही है, हमारी एक सोल जर्नी चल रही है। किसकी तरफ? मुक्ति की तरफ। क्योंकि जो सोल आई है उसको एक दिन मुक्त होकर वहीं परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो वहां भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, साधक अपनी साधना को इस जन्म में जहां छोड़ेगा, जहां उसको विराम देगा, अगले जन्म में उसकी साधना को मैं वहीं से ही शुरू करूंगा।
कहने का अर्थ कि एक व्यक्ति अगर स्पिरिचुअलिटी के एक सर्टेन लेवल पर आ चुका है तो नेक्स्ट जन्म में जब भी उसका वो स्विच ऑन होगा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वो स्विच उसका दशा में ऑन होगा। ओ, मतलब बचपन से नहीं होगा वो? देखो, एक एसेंस तो कैरी कर रहे हो आप। जी जी, एसेंस तो कैरी कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपका चार्ट है वो साफ बोलता है कि आपके आसपास कोई एक जो सुपर नेचुरल जो एक कोई पावर, जो शक्ति है वो आपके आसपास है, वो आपको अनुभूति कराती रहेगी, वो आपको होती भी है, ठीक है। लेकिन क्या आपको बचपन से पता था कि ऐसा है मेरे साथ? नहीं ना, धीरे 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 पता चला। लेकिन जब पता चला तब दशा के कारण पता चला, राइट। तो फिफ्थ लॉर्ड की जब दशा आती है ना, तो व्यक्ति को जो आध्यात्मिक अनुभूति है बहुत अलग अलग होने लगती है, बहुत अलग अलग होने लगती है। जैसे कि मैं एक व्यक्ति का आपको उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति एक मंदिर में गया, ठीक है। अब वो जब मंदिर में गया तो वहां पे वो मूर्ति को नमस्कार कर रहा है, ठीक है। अब जो उसको साथ में लेकर गए हैं वो उसके आध्यात्मिक गुरु कहो या आध्यात्मिक मित्र कहो, और वो व्यक्ति उनको बोल रहा है, आप देख रहे हो उस मूर्ति के बराबर में वो जो दूसरी मूर्ति है वो कैसे मुस्कुरा रही है। अब वो मंदिर से जब बाहर आ जाते हैं, वो फिर उसको बोलते हैं, वो जो दूसरी मूर्ति थी उस पे आपने मुस्कान देखी कैसी थी? तो वो उनको कहते हैं कि वो मुस्कान तो जैसी भी हो, लेकिन मंदिर में मूर्ति तो एक ही है। अब क्या वो झूठ बोल रहा है जो ये कह रहा है कि वहां दो मूर्ति थी, या ये झूठ बोल रहा है जो कह रहा है एक मूर्ति है? मंदिर में एक ही मूर्ति है, उसको अनुभव दो का हुआ है। ये है एसोटेरिक कॉम्बिनेशन। और ये जागृत कब होते हैं? ये जागृत होते हैं स्पेशली फिफ्थ लॉर्ड की जब दशा हो, ट्वेल्थ लॉर्ड की जब दशा हो। बिकॉज ट्वेल्थ लॉर्ड क्या है? ट्वेल्थ लॉर्ड क्या है? ट्वेल्थ हाउस को आपने किस वे में सुना है आज तक? जब भी कभी ट्वेल्थ हाउस की बात की होगी किसी से भी, विदेश, व्यय विदेश, राइट। मेरा भाव कौन सा है जो मुझे दर्शाता है? लग्न। लग्न, हाँ। लग्न का व्यय कौन सा भाव है? 12वां। हाँ। यानी कि मैं को कौन सा भाव खत्म करता है? 12वां खत्म करता है। 12वां घर इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन का होता है। यस, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि जब इंसान के अंदर मैं का एक कण भी ना बचे, तब वो कहता है कि मैंने 12वें घर की जो जर्नी है 1 से लेकर 12 वाले घर तक की, वो कंप्लीट कर ली है। जिस दिन व्यक्ति के अंदर से मैं का भाव पूर्णतः समाप्त हो गया, तो समझ लो उसने 12वें घर की जो सिद्धि थी, यानी कि 1 से 12 तक, मुझे क्योंकि ये जर्नी है ना, पूरा साइकिल है, वो साइकिल कंप्लीट कर लिया। ये भी अगेन एक मुक्ति का ही वो है। तो ये आदमी कब करेगा? हमेशा करता रहेगा, या जब 12वें घर की दशा आएगी तब करेगा? तब करेगा। तो किसी भी घर की दशा उसके लॉर्ड से देखेंगे हम, कि उस लॉर्ड का लॉर्ड से देखें या उस घर में जो ग्रह बैठा है उससे देखें। तो फिफ्थ लॉर्ड की दशा में आपको दिखेगा कि व्यक्ति जो है उसको अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। नाइन्थ लॉर्ड की दशा में आपको दिखेगा कि व्यक्ति जो है वो धर्म के मार्ग पे जो है अचानक से चल पड़ा, उसने भक्ति जो है वो प्रारंभ कर दी, उसको अलग अलग जो है वो कीर्तन करते हुए, सत्संग करते हुए उसको अलग अलग अनुभूतियां हो रही हैं। आपने देखा होगा कई बार हम बोलते नहीं है, आप कभी जगराता जब होता है तो वो कहने लगते हैं भाई इसको तो माता आ गई है, वो इस तरीके के जो वो सब करते हैं। अब कोई कहने वाला कहेगा कि यार ये तो ढोंग चल रहा है, लेकिन ढोंग हो सकता है, लेकिन हर किसी का ढोंग चल रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उस समय एक स्थिति व्यक्ति की ऐसी आती है, और अगर वो नेचुरली आई है और उस समय आप व्यक्ति से कुछ पूछ रहे हो और वो आपको उसका सटीक उत्तर दे रहा है, तब आप क्या कहोगे उसको? तब भी आप यही कहोगे ढोंग कर रहा है। नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दशाएं हैं ये वैसी अनुभूतियां हमारे जीवन में लाएंगी। और इस समय मैं साफ कह रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, और ये दशाएं जब चलती हैं, व्यक्ति की विडंबना ये होती है वो अपनी बात किसी को रख नहीं सकता, क्योंकि वो किसी के आगे भी यदि ये लेकर जाएगा तो सामने वाला उसको कहेगा यार ये पागल है। इसलिए आप देखिएगा कोई भी व्यक्ति आपको मिले, यदि
लगन कुंडली के अनुसार या नवांश कुंडली के अनुसार पंचम भाव के स्वामी की दशा, नवम भाव के स्वामी की दशा या 12वें घर के स्वामी की दशा या केतु की दशा, केतु को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं यहां पे, अगर ये 4 दशाएं आपकी ऑपरेट कर रही हैं इस टाइम पे और आपको कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हैं जिनको आप शेयर नहीं कर पा रहे, जिनको बताने में संकोच हो रहा है कि क्योंकि कई आदमी कह दे आपको, कोई आके यहाँ आपको कह दे कि मैंने तो अभी अभी साक्षात महादेव के दर्शन किए हैं, तो आपको तो ये लगेगा यार ये कैसी बात कर रहा है, महादेव के दर्शन ऐसे कैसे हो सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति तो झूठ नहीं बोल रहा, उसको तो अनुभूति हुई है, क्योंकि अनुभूति किसने कराई है, वो कराई है उसकी दशा ने। तो दशाएं जब आएंगी तो वो अनुभूति होगी ही होगी, और वो और तीव्र होगी यदि आपने पहले भी कुछ साधनाएं की हैं या आपका जो पारिवारिक आपकी जो पृष्ठभूमि है वो भी यदि आपकी उस प्रकार की रही, तो भक्ति भाव वाली रही, तो डेफिनेटली वो जो एक्सपीरियंसेस आपको होंगे वो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होंगे, आउट ऑफ द वर्ल्ड। विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनको भी देवी के दर्शन होते थे, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि जब पहली बार उनको देवी के दर्शन हुए थे तो उनकी कुछ विशेष कुंडली में परिस्थितियां चल रही थी, कुछ ग्रहों की दशा चल रही थी जिसमें उनको सबसे पहली बार दर्शन हुए। तो ऐसा भी होता है क्या हम पुराने जन्मों से तो साधनाएं लेकर आते हैं, बचपन से हमें बहुत अलग अलग तरीके की अनुभूतियां हो रही हैं, लेकिन एक भी लॉर्ड की दशा नहीं आई, ना तो पंचमेश की आई, ना 12वें घर की आई, ना 9वें घर की आई, ना इनमें बैठे ग्रहों की आई, किसी की भी, लेकिन फिर भी हमें तो बचपन से हो रहे हैं, कुछ कुछ मंथ के अंतराल पे हो रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि दशा से ऊपर ज्योतिष में कुछ नहीं है, गोचर दशा से ऊपर कुछ नहीं। गोचर दशा को सिर्फ सपोर्ट करने आता है, सिर्फ सपोर्ट करने आता है, बाकी दशा से ऊपर कुछ भी नहीं है। दशा ही सारा खेल जो है खेलती है, क्योंकि सिचुएशन है ना। आप अध्यात्म में क्यों जाएंगे, कोई सिचुएशन बनेगी तो जाएंगे ना, ऐसे क्यों जाएगा कोई भगवान को खोजने क्यों निकलेगा। वो तो ठीक है अपना लग्जरी में खुश है, अपना पार्टी कर रहा है, सब चीजें कर रहा है, क्यों जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी दशा उसको फोर्स करेगी जानने के लिए। अब जैसे मैं ये कहूं कि 12वें घर की दशा जो है वो व्यक्ति के जीवन में आनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी की दशा अगर किसी को नहीं आई तो वो जीवन का सत्य कभी नहीं जान पाएगा, कभी रियलाइज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 12वें घर को आप क्या कहते हैं, व्यय का घर है, व्यय नुकसान का घर है। ये आपसे कुछ लेने आता है। 12वें घर का जो स्वामी जब ऑपरेट करता है ये आपसे कुछ लेने आता है। क्यों? क्योंकि जब वो आपसे चली जाएगी चीज तभी आप इस भ्रम से मुक्त हो गए कि ये मेरी थी। तब तक जब तक वो चीज आपके पास है आपको क्या भ्रम है, मेरी है मेरी है मेरी है। तो 12वें घर की दशा आई, वो ले गई उस चीज को, आपको पता चल गया मैं तो खामोखा इसको पकड़े बैठा था, ये तो कभी थी नहीं मेरी। तो जो वो हम कभी देखते थे नहीं, वो पोस्टर में लिखा रहता था कि आप क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, आपका क्या था जिसके लिए आप परेशान हो, क्या आपका ऐसा खो गया जो आपने वो किया था। वो 12वें घर का जो दशा जब एक्टिव होती है ना, वो ये सारी बातों को आदमी को आत्म सिद्ध हो जाती है, वो बात समझ जाता है वो जो लाइन्स है वो क्यों लिखी गई है। और ये कब होता है, ये 12वें घर की दशा में होता है। और जब आदमी उन सबको खो देता है जिनको वो अपना मान रहा था, तब वो उसकी तलाश में निकलता है जो असल में उसका है। ये 12वें घर के स्वामी की दशा में होता है। लेकिन आप अब लोग क्या कहेंगे, परेशानी होगी, पीड़ा होगी, कुछ भी नहीं होगा। 12वां घर आपको अल्टीमेटली फ्रीडम दे देगा। जो अल्टीमेट फ्रीडम है ना, अल्टीमेट फ्रीडम, वो 12वां घर है। 11वां घर किस चीज का है? इच्छा पूर्ति का। इच्छा पूर्ति का। इच्छाएं खत्म हो गई, फ्रीडम 12वें घर पे। इसलिए आपके मुक्ति के द्वार से पहले भी इच्छा जो है वो द्वार पे खड़ी है और भटकाए जाएगी और देखिए 12वें घर की रियलाइजेशन जिसको हो गई उससे भाग्यशाली व्यक्ति इस धरती पे नहीं होगा, जिसको 12वें घर की पूर्णता एक समझ आ गई कि 12वां घर क्या है।
पूरी दुनिया आपसे कहेगी 12वां घर व्यय का है। किसके व्यय का है? किसके व्यय का है? मेरे व्यय का है। जो चीज मैं, मेरा, मेरी करवा रहा था उसके व्यय का है। कितना अच्छा अगर व्यक्ति ये समझ ले कि कुछ मेरा था ही नहीं और कुछ मेरा है ही नहीं, तो इसमें बुराई क्या है? 12वां घर समझा देता है। इसलिए पंचम भाव, नवम भाव और 12वां भाव, इसकी दशाएं आनी आपको बहुत जरूरी है, तभी आपको आध्यात्मिक अनुभव होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। एस्ट्रल ट्रैवल पे बात कर लेते हैं। बहुत लोगों का अनुभव है आउट ऑफ बॉडी, जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं। कुछ लोगों का चंद सेकंड्स के लिए है, कुछ लोगों का अनुभव तो ऐसे है कि वो ट्रैवल करते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे, या कई बार कहीं अलग अलग जगहों पर। ये सब मिथ है या फिर कुंडली इसको जस्टिफाई करती है, ग्रह इसको जस्टिफाई करते हैं? देखिए, हमारी जन्म कुंडली में 3 घर ऐसे होते हैं जिनके अंदर हिडन पावर्स मौजूद है। हिडन पावर्स लाइक हम सबसे शुभ त्रिकोण कौन सा मानते हैं? 159 मानते हैं। हम उसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। हम कहते हैं कि ये आपको भाग्यशाली बनाता है, ये आपको गॉड ग्रेस देता है। लेकिन गॉड ग्रेस का आपके ऊपर होना और आपके अंदर कोई पावर होना, दोनों अलग चीजें हैं। आप वो जो वर्ड यूज करते क्लेयरवॉयंस, यानी कि किसी आदमी को कुछ चीजें दिखती हैं, पहले ही दिख जाएंगी, वो होगी बाद में आपको दिख जाएगी वो चीज, वो क्लेयरवॉयंस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये साक्षात प्रूवन है, इस पे मूवीज बन चुकी हैं। क्लेयरवॉयंस जो लोग हुए हैं उन पे मूवीज बनी है, उन्होंने वो केस स्टडीज दी हैं जहां पर उनको पहले अनुभूति हुई कि ये होगा और वो हुआ। पूरा वो डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ, उसको हम झुठला नहीं सकते। तो ये चीजें भी व्यक्ति के साथ होती हैं। ये कौन से घर कराते हैं? ये 3 घर कराते हैं, 4, 8 और 12। These are the house of occult powers. मोक्ष त्रिकोण भी बोलते हैं। मोक्ष त्रिकोण, इनसे पावरफुल हाउसेस जो है जन्म कुंडली में कोई नहीं है। 4, 8 and 12. The problem is कि ये आपसे चमत्कार करवाएंगे, ये घर आपसे चमत्कार कराएंगे, लेकिन आपके लिए चमत्कार करे ना करे वो जरूरी नहीं है। आप अपने लिए चमत्कार कब मानेंगे? जब आपको गाड़ी चाहिए और आपको गाड़ी मिल जाए। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ अच्छा हो, मेरे साथ कुछ अच्छा हो, मेरे लिए तो चमत्कार वो है ना। लेकिन अगर मैं किसी के सर पे हाथ रखूं और वो आदमी हील हो जाए, तो ये किसके लिए चमत्कार है? ये उसके लिए चमत्कार है। ये उसके लिए चमत्कार है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसको मोक्ष त्रिकोण कहा गया है। ये हमारी मुक्ति है, हमारी मुक्ति दर्शा रहा है। और यदि हम मुक्त हैं या हमारे अंदर मुक्ति की शक्ति है, तो तभी तो हम दूसरे को मुक्त कर पाएंगे। इसलिए आप देखोगे कितनी बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं कि जो संत महात्मा हुए हैं देश में, वो खुद फटे हाल रहे हैं, लेकिन किसी घड़े में से हाथ डाल के सोना निकाल के किसी को दे दिया, ये लो। खुद पहन, कपड़े भी सही नहीं है, कपड़े भी फटे हुए हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को किसी बर्तन में से सोना निकाल के दे रहे हैं जो बर्तन खाली था। बताइए कहां से आ रही हैं शक्तियां उनके पास? ये 3 घरों से आ रही है, 4, 8, 12। दैट इज व्हाई वी कॉल देम ऑकल्ट पावर हाउसेस। तो इन घरों में कुछ ग्रहों की प्लेसमेंट्स भी होती है सर, जो और एक्टिवेट कर देती है इनको? परफेक्ट। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं उसमें फर्स्ट लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, जो लग्नेश है, मतलब लग्नेश जिसको कहते हैं। करेक्ट, बहुत सही वर्ड आपने यूज किया। अब लग्नेश किसी का अष्टम भाव में चला गया, आप अष्टम भाव में लग्नेश गया तो आप क्या कहेंगे? कि बेचारा गड्ढे में चला गया, पेन हो गया, ये हो गया, है ना, राइट। अब जिन ऋषि को हम पूजते हैं ज्योतिष में, पराशर जी ने लग्नेश अष्टम पर एक बात कही है, अब वो समझनी बड़ी जरूरी है। उन्होंने कहा व्यक्ति जुआरी होगा, व्यक्ति जुआरी होगा, मंत्र सिद्धि में भी अव्वल होगा,
मंत्र सिद्धि में भी, यानी कि एक व्यक्ति बैठा है 1 साल से मंत्र जप कर रहा है, उसको मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। एक व्यक्ति लेकर बैठा मंत्र को, 10 दिन के अंदर मंत्र सिद्ध कर लिया। 8वां घर सिद्धि का है। लग्नेश जब अष्टम में जाएगा तो आपको सिद्धि देगा। अब इसको टेक्निकली समझ लेते हैं। 8th हाउस क्या है? डेप्थ का है। जब आप किसी सब्जेक्ट की डेप्थ में जाओगे तो आपको वो चीज होगी नहीं होगी, वो सिद्ध हो जाएगी। लेकिन हम लोगों की दिक्कत ये है कि हमने साइंस को और स्पिरिचुअलिटी को अलग रखा, कभी साथ जोड़ के नहीं देखा। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान भी उतना ही आध्यात्मिक है और आध्यात्मिकता भी उतना ही बड़ा विज्ञान है। ये दोनों एक साथ चलते हैं। इसलिए जब लग्न लॉर्ड 8th में जाता है तो ये व्यक्ति को एक इंटेंस पर्सनालिटी बनाता है। इंटेंस मतलब हम एक वर्ड यूज करते हैं, सनकी है ये व्यक्ति। ये तो जिस चीज के अंदर घुसता है घुस ही जाता है। दैट इज लग्न लॉर्ड इन 8th हाउस। अब वो क्या कर रहे हैं? ये व्यक्ति जुआरी होगा। अब जुआरी कौन होता है? जो घुस गया जुए में, जो घुस गया। तो अगर वो उसके अंदर घुस सकता है तो इट मीन्स कि वो किसी भी चीज को सिद्ध भी कर सकता है। इसलिए फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस मेक्स यू अ ट्रांसफॉर्मर। यू कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स, राइट? दैट इज लग्न लॉर्ड इन 8th. दैट इज द पावर लग्न लॉर्ड इन 8th इज होल्डिंग. लग्न लॉर्ड इन 4th. 4th हाउस किस चीज का? मन का है। हर चीज कहाँ एग्जिस्ट करती है? मन में करती है। ये व्यक्ति मन में ही इतनी प्रोग्रामिंग कर लेगा और मनस इसका इतना प्रबल है कि ये अपने मनस से ही चीजों को मैनिफेस्ट कर डालेगा, अगर लग्न लॉर्ड 4th में है तो, और पावरफुल अच्छी कंडीशन में है तो। क्योंकि किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो भी युद्ध भूमि में लड़ा जाता है, युद्ध भूमि में उसे लड़ने से पहले उसको मनोभूमि में लड़ा जाता है। यानी कि आपको वो सारी प्रिपरेशंस जो है उस युद्ध की वो यहाँ करनी है कि वो मैं कैसे लड़ूंगा, मैं उसको ऐसे मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो जिसका लग्नेश 4th में जाएगा उसका मनस बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो 4 हो गया, 8 हो गया। एंड व्हाट अबाउट 12th? व्हाई 12th हाउस इज सो पावरफुल? अब समझिए कि 12वें घर को किस चीज का बोला? लिबरेशन का कहा, मुक्ति का बोला। अब एक बात मुझे बताइए कि एक व्यक्ति जो है उसको किडनैप कर लिया गया है, ठीक है? किडनैप कर लिया और कहीं बिठा दिया गया है, उसको लपेट दिया गया है रस्सियों से या किसी भी चीजों से। अब किस चीज की आवश्यकता उसको इस टाइम सबसे ज्यादा है? कि कोई रस्सी काटे और आजाद करे। कोई रस्सी काटे और उसको आजाद करे, बेसिकली उसको कोई फ्रीडम दे दे। लग्न लॉर्ड इन 12th हाउस गिव्स यू दैट फ्रीडम. First of all, you will enjoy that freedom, and then you will let that freedom enjoyed by other people also. आपको मुक्ति कैसी लगती है इसका एहसास कौन करा पाएगा? खुद आप ही. जो व्यक्ति मुक्त होगा. अगर मैंने कभी फ्रीडम फील ही नहीं किया तो मैं आपको कैसे फ्री कर दूंगा? आप मुझसे कहें कि भाई मैं फ्री होना चाहती हूँ, आप बोल किस व्यक्ति से रहे हो जो खुद फ्री नहीं है? वो क्या बता? तो वो आपको फ्रीडम का कैसे बता देगा? लग्न लॉर्ड इन 12th गिव्स यू दैट फ्रीडम. एंड व्हेन ऑल दीज 3 हाउसेस गेट कंबाइंड, 4, 8, 12 ये कहीं कंबाइन हो गए एक साथ, वो किसी घर के स्वामी के साथ कंबाइन हो गए, फिर ये जो आपको पावर देते हैं वो अल्टीमेट पावर होती है. अल्टीमेट पावर होती है. लेकिन फिर मैं वही कहता हूं, भौतिक दृष्टिकोण से खराब है, क्योंकि अष्टम भाव किस चीज का? पीड़ा का है. 12वां घर किस चीज का? व्यय का है. तो पहले किसी न किसी प्रकार की टेंशन, ट्रबल आपको जरूर देगा, लेकिन आपके पास कोई ऑकल्ट पावर ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है. डेफिनेटली देगा. सर, एस्ट्रल ट्रैवल का कौन सा कॉम्बिनेशन हो? अध्यात्म के अंदर या एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना गया, दैट इज मून. मून इज समथिंग जिसको कहीं ना कहीं अपने जीवन से हटाना होगा आपको. तभी आप अपने अंदर के हिडन पोटेंशियल को जान पाओगे, या
अपने भीतर जो भी आपकी शक्तियां मौजूद हैं जी। उनको महसूस कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि एस्ट्रल ट्रैवल आप कर सकते हो, एस्ट्रल ट्रैवल हर कोई कर सकता है, बिल्कुल हर कोई कर सकता है, क्योंकि हर किसी के पास एस्ट्रल बॉडी भी है, फिजिकल बॉडी भी है। अगर ना होती तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन है तो इट मीन्स कि वो हर कोई कर सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी कब बन जाती है? पॉसिबिलिटी तब बन जाती है जब जन्म कुंडली के अंदर वैसे योग हो, और उन योगों को बनाता है चंद्रमा। इसलिए अपने हिडन पोटेंशियल को जानने के लिए अपने अंतर मन नहीं कहूंगा, इनफैक्ट मैं कहूंगा अपनी आत्मा के साथ साक्षात्कार करने के लिए आपको बीच से मन को दूर करना पड़ेगा। अब इसका मन का दूर करने का अर्थ क्या है? कि चंद्रमा का पूर्ण रूप से पीड़ित हो जाना। वो पीड़ित कब होगा? जब चंद्रमा मंगल की राशि में होगा, शनि की उस पर दृष्टि होगी, या चंद्रमा शनि की राशि में होगा, मंगल की उस पर दृष्टि होगी। और जब ये दशाएं आएंगी तब व्यक्ति को वो अनुभूतियां होंगी। आपको वो इस तरीके की बातें कहता मिलेगा कि मैं अपनी एस्ट्रल बॉडी को देख रहा हूं, मुझे सोते सोते ये फील हो रहा है कि, अब सोचिए कि क्या उनके पास ये कोई सुपर पावर है? नहीं। अगर इसको हम और थोड़ा साइंटिफिकली समझें तो इसका अर्थ ये है कि हमारी चेतना या हमारी कॉन्शियसनेस वो इतनी बढ़ गई है कि मैं सोते हुए भी ये जान पा रहा हूं कि मैं सो रहा हूं। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, आप इसको समझिएगा। हम सो रहे हैं, ठीक है, मैं सो रहा हूं, मेरे को उठा रहा है, लेकिन आप देखिए मेरी अवेयरनेस क्या बढ़ गई है कि मुझे सोते हुए भी पता है मैं सो रहा हूं, मुझे सोते हुए भी पता है कुछ चल रहा है। ये बहुत बहुत अलग अनुभव होता है सर, मतलब आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, बट मैं समझ सकता हूं बिकॉज आपके चार्ट में वो है, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि आपको एक माया जाल में कौन रखता है? चंद्रमा रखता है। जब वो माया जाल, या जिसको आप मैट्रिक्स कहते हो, वो जब एक मैट्रिक्स आपने ब्रेक कर दिया ना, उस मैट्रिक्स के ब्रेक करने के बाद जो आपकी कॉन्शियसनेस है ना, वो एक बहुत डिफरेंट लेवल पर फिर काम करना शुरू कर देती है। और ये जो हम बॉडी में कहते हैं ना हमारे 7 चक्रा, 7 चक्रा, ये 7 चक्रा ना होकर ये कॉन्शियसनेस के अलग 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 लेवल है। अब हम लोगों की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, या जो हमने अपने पिछले जन्म में जो साधनाएं की हैं उसके अकॉर्डिंग, हम ऑलरेडी अपने कॉन्शियसनेस के एक लेवल पे होते हैं। लेकिन हम जिन लोगों के बीच में घिरे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम घिरे हैं, हम ये जान ही नहीं पाते कि हम क्या कैरी कर रहे हैं। बस बीच बीच में वो हमें, वो कहते हैं ना, वो कभी गूज बम्प्स, कुछ पुश आता है, कुछ अलग सी अनुभूतियां होती हैं, लेकिन हम बस उसको बोल कर रह जाते हैं कि मुझे कुछ ऐसा हुआ, सामने वाला ध्यान नहीं देता। अगर हाँ आपके पास गुरु का सानिध्य है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी कॉन्शियसनेस के उस लेवल को पार कर चुका है, वो आपको जरूर ये अनुभूति करा देगा कि भाई अनुभूति आपको गलत नहीं हो रही है। और एक इसके अंदर एक गहरी बात क्या है कि जब आपको ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, तब ये एक्सपीरियंसेस आपको किसी से शेयर नहीं करने होते, क्योंकि ये सोल की अपनी यात्रा है। इसमें कोई और आपका कंपेनियन नहीं है। आप पैसे के साथ आपके कोई एंजॉय कर सकता है, आपने जो गाड़ी खरीदी है उस गाड़ी में आपके साथ बैठ के कोई जा सकता है, लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस आप कैरी कर रहे हो अपने अंदर, ये कॉन्शियसनेस आप किसी के साथ बांट नहीं सकते, ये आपकी अपनी है। इस पे किसी का अधिकार नहीं है, कोई इस पे अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि यहां पर आप, जब आपके साथ में ये चीजें होती हैं तो आपको गाइडेंस की आवश्यकता बहुत पड़ती है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारी इमेजिनेशन अनट्रेन्ड हो जाती है तो फियर में तब्दील हो जाती है। हम अपने अंदर कोई ना कोई बीमारी मान लेते हैं कि ये बीमार है। और मैक्सिमम क्या होता है जानते हैं आप? जितने भी स्पिरिचुअली अवेकन लोग होते हैं उनकी दुर्दशा पता है क्या होती है? वो मैक्सिमम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिए जाते हैं। ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपने, कुछ मैं देखता हूं मेरे स्टूडेंट जो है, जब हम अपना प्रोग्राम करते हैं तो जब मैं उनकी छटपटाहट देखता हूँ, वो जब ऐसे करके बता रहे सर मेरे को ये फील होता है, मेरे को ये फील होता है, तो मैं समझ पाता हूँ कि ये देखो ये कितना इंटेंस उस चीज को बताना चाह रहा है। लेकिन अगर इस बात को इस टाइम पर कोई दूसरा सुन रहा हो तो वो बोले यार इसको एडमिट कराओ, ये थोड़ा अलग स्टेट में है।
लेकिन अगर उसको कोई उस समय समझाए कि जो कुछ भी तुझे अनुभूति हो रही है, जो कुछ भी तुझे अनुभव हो रहा है, वो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ तुझे अपने इमेजिनेशन को, अपने माइंड को एक जगह फोकस करने की आवश्यकता है। अगर ये अनट्रेन्ड हुआ, अगर ये हेवायर हुआ, तो कहीं ना कहीं तेरे साथ में प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कब होता है? जब ये आपके डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, चक्रा जिनको बोलते हैं हम, चक्र कहते हैं, ये आपके ट्रिगर हो जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वो बोलेंगे अरे मैं उस तीर्थ पे गया था, वो तीर्थ पे गया, वो आदमी उसके बाद वो तीर्थ से आया ही नहीं, वो वहीं पे ही रह गया। कोई आदमी कहीं किसी मंदिर गया, उस मंदिर में उसको ऐसी अनुभूति हुई, वो उस मंदिर में ही रह गया, उसने आके जो है वो सारी चीजें त्याग के वो अपना वो काम करने लगा। क्यों? क्योंकि जगह भी आपकी कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करती है। बिल्कुल, मैं आपको जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, जगह भी आपकी कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करती है। आप वृंदावन जाइए, मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि वृंदावन जो है ना, ये बहुत मिराकुलस प्लेस है, लेकिन 90% लोग जो वृंदावन को जानते हैं वो 2-3 चीज़ों से जानते हैं। बाके बिहारी मंदिर है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन वृंदावन जो है ना, अपने आप में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, अलग सा एक मैट्रिक्स है। और जब आप उसको समझोगे तो, और कौन से चक्रा से वो कनेक्ट है? वृंदावन हार्ट चक्रा से कनेक्ट है। तो अगर किसी व्यक्ति का हार्ट चक्रा एक्टिव है ऑलरेडी, मतलब या कह लो वो किसी तरीके से ब्लॉक हो गया है, एक्टिवेशन में था, ब्लॉक हो गया है, यदि वो वृंदावन गया, उसकी दशा उस समय वहां से चल रही होगी, तो उस टाइम पर उसके हार्ट चक्रा की जो एक्टिवेशन वो फील करेगा, वो इतनी स्ट्रांग होगी कि वो उसके बाद जो उसके साथ अनुभूतियां होंगी उसको बता भी नहीं पाएगा। क्योंकि हार्ट चक्रा एक ऐसी चीज है ना कि जब ये एक्टिव होती है तो इतना स्ट्रांग पुल जो है ये यहां से आपके वो करेगी कि यू विल बिकम अ मैग्नेट, द पर्सन विल बिकम अ मैग्नेट। कैसे? कि जो अनहील्ड लोग हैं, जो अनहील्ड सोल्स जिनको हम कहें, वो अनहील्ड होती हैं बेचारी, वो तड़प रही होती हैं कि यार हमें ना कोई एक मार्ग मिल जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए जो हमें हील कर सके। अब उनको कॉन्शियसली नहीं पता है, अंदर से वो तड़प रहे हैं, लेकिन सोल पहचानना बहुत अच्छे से आता है। माइंड दिक्कत कर सकता है, सोल को रिकॉग्नाइज कर लेती है, हमेशा कर लेती है। तो क्या होगा कि जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा तो जो व्यक्ति उस समय उस पीड़ा से गुजर रहा है वो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा, अपने आप पहुंच जाएगा। और आप उससे जब पूछोगे कैसे आए, क्यों आए, पता नहीं क्यों आया। जब आदमी ये बोले पता नहीं क्यों आया, बस आ गया, तो वो आया नहीं है, वो सोल उसकी ले आई उसको वहां पे। हम बैठे बैठे जो हमारा मन होता है ना, यार वहां जाना है, काशी जाना है, बनारस जाना है, केदारनाथ जाना है, वो आदमी जाता नहीं है, वो सोल उसकी खींच लेती है उसको वहां पे। और ये सब कहीं ना कहीं वो ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं। तो और मैं साफ कहता हूं, सबसे मुश्किल है हार्ट चक्रा को संभालना, सबसे मुश्किल है। बिकॉज वंस आपका हार्ट चक्रा ट्रिगर हुआ तो आपकी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाएगी कि आपको वो जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वो पेड़ भी आपको बात करता हुआ दिखेगा। अगर पेड़ के अंदर भी कुछ अलग सी मूवमेंट होगी ना, तो आपको लगेगा कि मैं जाके उसको भी संभालूं कि कहीं ना कहीं ये तो प्रॉब्लम में नहीं है। आप देखो भगवान महावीर को, अगर देखो जो जैन समुदाय के जो एक हुए हैं, तो भगवान महावीर की चेतना इस स्तर पर पहुंच गई थी कि उन्होंने पत्थर की चेतना को समझना शुरू कर दिया था। एक पत्थर के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो किस लेवल की है वो जान गए थे। तो ये सब चीजें जो है, जो चक्रा है हमारा, कि जैसे 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 हमारी जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, वो आगे जाती है, वैसे वैसे हमारा कॉन्शियसनेस जो आगे आगे बढ़ता है। लेकिन अगेन एज आई सेड कि यहाँ आप किसके द्वारा ट्रेंड है, किसके द्वारा गाइडेड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो ये जर्नी आपको बहुत आगे ले जाएगी, या आपको कहीं मेंटल असाइलम या किसी साइकेट्रिस्ट के या एंटी डेस्परेंट मोड में डाल देगी। बहुत अजीब बात है ये, लेकिन सच है। एक और बात कही जाती है, आपने कहा, जैसे आपने बोला कि अष्टम भाव का रिलेशन है जी, अगर लग्नेश अष्टम में चला जाए तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक और ग्रह है सूर्य, हाँ, जो कि अगर अष्टम में चला जाए, उसको लेकर एक बात कही जाती है कि इस व्यक्ति के आगे कोई भी सोल, कोई भी व्यक्ति प्राण नहीं त्याग पाता। हाँ, हाँ, हाँ। ये सच है क्या? देखिए क्या होता है, अष्टम भाव किस चीज का है? मृत्यु का। भाव
यही हम थोड़े गलत हो जाते हैं। अष्टम भाव मृत्यु का द्वार है, मृत्यु नहीं है। मृत्यु सप्तम देता है, अष्टम भाव तो आयुष्य है। अच्छा, अष्टम भाव आयुष्य है, मृत्यु नहीं है। मृत्यु सप्तम कराता है। जब दूसरे घर के स्वामी की दशा आएगी, हाँ। सप्तम भाव के स्वामी की दशा आएगी, तब आप कहोगे मारक ग्रह की दशा चल रही है। अगर कोई ग्रह अष्टम भाव में बैठा है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मारक ग्रह है, हम कह रहे हैं ये ग्रह जो है ये आयुष्य को प्रभावित कर सकता है। आयुष्य जो मिला है आपको, लॉन्जिविटी जो मिली है, ये उसको प्रभावित कर सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है, उसको घटा भी सकता है, लेकिन ये मरने का नहीं है। Okay. मारक दूसरा घर, सातवां घर है। राइट, हर किसी की कुंडली के, कोई भी हो, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कुंडली के अंदर। तो हमें इस तरीके से इसको देखना है। जैसे आपने कहा सूर्य अष्टम में है, तो सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है। आत्मा कहाँ खड़ी है? मृत्यु के द्वार पे खड़ी है, मृत्यु में नहीं खड़ी, द्वार पे खड़ी है। अच्छा, फिर एक और बात कही जाती है, अष्टम भाव किस चीज का है? अगर जैसे जितने भी भाव हैं, इन सब भाव से जुड़े स्थान है, तो शमशान से जुड़ा भाव कौन सा है? अष्टम का। अब वहां कौन है? साक्षात महादेव है। और महादेव को कौन से ग्रह से जोड़ते हैं? सूर्य से जोड़ते हैं। तो जहां महादेव खड़े होंगे, जहां महाकाल खड़े होंगे, वहां काल क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए ऐसा है। तो ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल सत्य है, सत्य है। सूर्य अष्टम में होगा, उस पर कोई दुष्प्रभाव ना हो, अच्छे ग्रहों का सानिध्य मिल जाए, बृहस्पति जैसे का, डेफिनेटली ये आदमी जहां होगा वहां से डेड बॉडी नहीं जाएगी। हाँ, 1 सेकंड के लिए उठे वहां से तो चले, अपने ऑरा से हट जाए, तो वो ऑरा से उधर हो जाए, डेफिनेटली तभी के तभी, तभी के तभी। ऐसे ही नहीं, ज्योतिष में किसी चीज को कहा है तो वो तर्क के रूप में कहा है कि भाई अष्टम भाव जो है। इंट्यूशन कौन सा ग्रह देता है या कौन सा हाउस देता है? अष्टम भाव देता है, और ग्रह में केतु देता है। ओके। चंद्रमा का इंट्यूशन से कोई संबंध? चंद्रमा का इंट्यूशन से संबंध है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि चंद्रमा भी आपको इंट्यूटिव तभी बनाएगा जब एफ्लिक्ट हो जाएगा। ओके, एफ्लिक्शन जरूरी है। एफ्लिक्शन जरूरी है, एफ्लिक्शन जरूरी है। जैसे अगर मैं एक लैंग्वेज यूज करूं तो ये लैंग्वेज बड़ी अजीब है, लेकिन सत्यता यही है कि आपको अध्यात्म के अंदर प्रगति के लिए मन की मृत्यु करनी पड़ती है। इसको मनोनिग्रह कहते हैं अध्यात्म की भाषा में। तो जब तक मनोनिग्रह नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या तो राग रहेगा या द्वेष रहेगा, इसलिए मनोनिग्रह होना इसलिए आवश्यक है। इसलिए मन जब मृत हो जाता है तो आपका जो है आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आप स्वयं अपनी आत्मा को जान पाते हैं। पास्ट लाइफ देखना आजकल बहुत कॉमन हो गया है। बहुत से लोग हैं जो जिनको विजन्स आते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो रिग्रेशन नहीं भी कराते हैं, लेकिन फिर भी उनको सपनों के माध्यम से कई बार उनकी पास्ट लाइफ दिख जाती है। और कई लोग तो ऐसे भी हैं सर जिनको याद भी रह जाती है और कंफर्म किया गया है, तो वो सच निकली। हाँ, केस स्टडीज है, बाकायदा केस स्टडीज इस पे बनी है। और जो हमारा जो सनातन परंपरा है ये शुरू से ही ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स में बिलीव करता है। इनफैक्ट हमारा जो पूरा सिद्धांत है वो चलता इसी उस पे है कि हम कहते हैं भाई आत्मा जो है वो ठीक है अपना शरीर बदल रही है, लेकिन उसकी जर्नी जो है वो बहुत पुरानी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। परफेक्ट है वो, डेफिनेटली है। ये कुंडली में कुछ होते हैं क्या कॉम्बिनेशंस? देखिए, कुंडली के अंदर जो मेमोरी कौन सा भाव कैरी करता है? मेमोरी कैरी करता है तीसरा घर। तीसरा घर जो है वो हमारा मेमोरी बैंक है एक तरीके से, यानी कि हमें याद रहता है या नहीं रहता है, राइट? और हमारा जो पंचम भाव है वो क्या है? वो हमारा चित्त है, दैट इज आवर कॉन्शियसनेस। इसलिए आप देखोगे कि पंचम भाव के अंदर जो ग्रह होता है जन्म कुंडली के अंदर, वो आपकी कॉन्शियसनेस को बताता है कि आपकी चेतना किस प्रकार की है या आप कौन सी चेतना कैरी कर रहे हो। क्योंकि जो आपकी कॉन्शियसनेस आज है ये आज की कॉन्शियसनेस नहीं है, ये पता नहीं कब से चलती आ रही है, जन्म जन्मांतर की कॉन्शियसनेस है। दैट इज 5th हाउस। अगर उसमें कोई ग्रह ना हो, राशि हो, तो राशि का लॉर्ड बताएगा। राशि का लॉर्ड बताएगा, उस पे जो उस भाव पे जो दृष्टि होगी उससे वो पता चलेगा। ओके, उससे वो पता चलेगा। ठीक है,
तो वहां पर यदि ऐसा कुछ बन जाता है थर्ड का, फिफ्थ का, तो शायद हम कह सकते हैं कि यस, ये व्यक्ति का कुछ न कुछ अपने पास्ट लाइफ की चीजें या मेमोरी ये कैरी कर ले, डेफिनेटली कैरी कर लेगा वो। क्या आप किसी की पत्रिका देख के बता सकते हैं कि स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल है ये? डेफिनेटली, क्यों नहीं पता चल सकती? कॉम्बिनेशन देखेंगे? कौन सा कॉम्बिनेशन? देखिए, कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन काम करता है कि ये व्यक्ति के पास अध्यात्म है या आध्यात्मिक शक्ति है, वो है कि जब 4 ग्रह किसी व्यक्ति के एक साथ हों, एक ही हाउस में, 4 ग्रह हों, और उनमें से एक ग्रह जो है वो 10th लॉर्ड बन जाए। 10th लॉर्ड का यहाँ बनना बहुत ज़रूरी है। ये वराहमिहिर जी जो हैं, जो बृहद जातक जिन्होंने लिखी है, उन्होंने एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी या आप कहें आध्यात्मिक जो ज्योतिष है, उसमें अध्यात्म के कौन कौन से योग बनते हैं, उन योगों में से योग कुछ कहे हैं, उनमें से एक योग ये है। तो जब 4 ग्रह एक साथ होंगे, उनमें 10th लॉर्ड भी वहां पर होगा, तो ये व्यक्ति डेफिनेटली स्पिरिचुअल होगा, इसके पास स्पिरिचुअल पावर्स मौजूद होंगी, डेफिनेटली होगी। ये तो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है कि 4 प्लैनेट एक ही घर में हो और 10th लॉर्ड भी साथ में आ जाए। तो सुपर पावर हर आदमी लेके घूमने लगा तो क्या होगा? आजकल तो हम देख रहे हैं हर आदमी के पास है। वो तो देखिए क्या हो गया आज की डेट में, जैसे कहते हैं ना कि यूएस में बहुत पहले एक कोर्स चला था, अवतार हुड का कोर्स। तो इन 1 मंथ यू कैन बिकम अवतार, राइट? अब कोई पूछे कि दे आर मेकिंग यू अवतार, अवतार क्रिएट किया जा सकता है क्या? नहीं, अवतार क्रिएट नहीं किया जाता, अवतार आता है, अवतरित होता है। यस, एग्जैक्टली। तो इसलिए जितनी भी क्वालिटीज है ना, जो क्वालिटीज है, चाहे वो हीलर की हो, चाहे वो एक स्पोर्ट्समैन की हो, ये व्यक्ति इनको लेकर जन्मता है। हीलर की क्या क्वालिटी होती है कुंडली में? हीलर की क्या क्वालिटी होती है? देखिए, हीलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा है? 6th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6th हाउस, ठीक है। जो बाकी सिद्धांत है एस्ट्रोलॉजी के, उसमें हम 5th हाउस से हीलिंग को लेते हैं, लेकिन जब पराशरी ज्योतिष हम पढ़ रहे हैं तो हीलिंग का हाउस कौन सा है? 6th हाउस है। जैसे आपने देखा होगा, कई लोगों के पास एक हीलिंग टच होता है, टच मतलब वो हाथ रखते हैं तो ऐसा, तो वो कहाँ से आता है? वो 3rd और 6th के कॉम्बिनेशन से आता है। 6th लॉर्ड 3rd में हो, 3rd लॉर्ड 6th में हो, तो आप ऐसे लोगों को पाएंगे कि अपने हाथों से हील कर देते हैं लोगों को। फिर एक चीज और भी होती है, क्या कि जैसे कि कोई भी हाउस है, सपोज करिए 3rd हाउस है, तीसरा घर किस चीज को दिखा रहा है? हाथ है ना। 3rd हाउस इज योर हैंड। और मैंने कौन से हाउसेस बताए आपको जो ऑकल्ट पावर्स कैरी करते हैं? 4, 8, 12। तो कहीं ना कहीं उसका संबंध अगर इनसे हो गया तो डेफिनेटली आपके अंदर वो चीज हो सकती है। 6th हाउस के साथ आपका बाकी कनेक्शन हो गया, 12th का कनेक्शन हो गया 6th लॉर्ड के साथ, 4th का कनेक्शन हो गया, 8th का कनेक्शन हो गया, देन ऑल्सो यू कैन हील पीपल। तो हीलर होना और हीलर बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। और जो केतु और सैटर्न वाला आपने बताया था पिछले पॉडकास्ट में, वो भी हीलिंग को दिखाता है? देखिए, कर्म कौन सा ग्रह है? सैटर्न। और कट करने वाला प्लैनेट कौन है? केतु। ये कार्मिक बंधन को काटने वाला कॉम्बिनेशन है। सैटर्न केतु, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं फिर आपने सैटर्न केतु छेड़ा तो मैं फिर मैस्मराइज हो जाता हूँ इस कॉम्बिनेशन से, कि अगर किसी ने अपने जीवन में सैटर्न केतु पे काम कर लिया, उसने कुछ नहीं सही रखा, चंद्रमा छोड़ो, जुपिटर छोड़ो, इस कॉम्बिनेशन को सही रखा, ये अपने भी कर्म काटेगा और ये दूसरे के कर्मों को काटने में भी हेल्प करवाएगा। जैसा मैंने कहा, क्या कहा कि जो खुद फ्री नहीं है वो दूसरे को फ्री क्या करेगा? तो सैटर्न केतु वो कॉम्बिनेशन, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है ये कॉम्बिनेशन। इसका कोई पर्टिकुलर हाउस पे होता है या ये मोक्ष त्रिकोण में हो तो परफेक्ट है? मोक्ष त्रिकोण में हो या धर्म त्रिकोण में हो? धर्म में भी, धर्म त्रिकोण में भी, तब भी बहुत अच्छा है। क्योंकि मान लीजिए जैसे आपका सैटर्न केतु 9th में है, लेट से, तो 9th में आप सैटर्न केतु यानी कि जो आप कर्मों को कैसे काटना है इसकी शिक्षा जो है आप गुरु बन के दे रहे हो। 9th हाउस इज गुरु, टीचर, गाइड, एंड देयर
you have that Saturn Ketu combination, it means you can become a guru or you have that quality inside you कि जो सामने वाले को बता सकता है कि कर्मों को काटना है तो काटना कैसे। जैसे कर्मों को काटने के पीछे एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कि एक बार एक जो महात्मा होता है, वो महात्मा जो है वो आम होता है, आम का पेड़, आम के पेड़ के नीचे जो है वो तपस्या कर रहे होते हैं महात्मा। तो वहाँ एक बच्चे आते हैं, तो उनमें से एक बच्चा जो है वो आम के पेड़ पे ऐसे पत्थर मारता है, तो आम को तो लगता नहीं और वो साधु महात्मा को लग जाता है। महात्मा लोग जो हैं अपनी तपस्या में लीन है, लेकिन इनके पास स्पिरिचुअल पावर होती है, आध्यात्मिक जो शक्ति है इन्होंने अपने अंदर वो कर रखी होती है, क्योंकि साधना इतनी की होती है। तो वो खड़े होते हैं, तो खड़े होकर पत्थर को उठा के बोलते हैं कौन है वो बच्चा जिसने पत्थर मारा है। तो सब बच्चे डर जाते हैं। तो जिसने मारा होता है वो खड़ा होता है, अरे बाबा रोज पत्थर आम को मारते थे, आम के पेड़ को, जब वहां मारते थे तो हमें आम मिलते थे, आज तो आपको लगा है बाबा, आप क्या दोगे। तो महात्मा उसको क्या कहते हैं कि तुझे इस जहान से भी माफी और तुझे उस जहान से भी माफी। तेरे इस जहान के, इस लोक के जो कर्म है वो भी कट गए और जो तेरे परलोक के कर्म है वो भी कट गए। सैटर्न केतु, ये सैटर्न केतु है। लेकिन अगेन एज आई सेड, इट कैन मेक यू एंड इट कैन ब्रेक डिस्ट्रॉय यू। दोनों चीजें याद रखनी है। कई बार आदमी इतना बेफिक्र रहो, इंटेंट अच्छा रखो और इंटेंट अच्छा रख के फिर काम करो। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, राइट। एंटिटी पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं जी। कि कुछ लोग होते हैं जो लोग कनेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट टाइप की एंटिटीज से। मैं यहाँ आत्मा शब्द यूज नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरे लिए बहुत प्योर शब्द है। हाँ, मैं समझ। तो वहाँ पे वो भूत प्रेत वाली आत्माओं की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दिव्य आत्माएं भी हो सकती हैं, वो एक एंटिटी ही उन पर बात करेंगे। उसमें 8th हाउस काम करेगा। 8th हाउस डेफिनेटली 8th हाउस क्या एक्टिवेट हो जाए या एक्टिवेट हो जाए, वहां पर आपके इम्पोर्टेंट जो प्लैनेट्स हैं उनका होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल केतु इन 8th हेल्प करेगा आपकी, मून इन 8th हेल्प करेगा, लग्ना लॉर्ड इन 8th डेफिनेटली हेल्प करेगा आपकी, बिकॉज 8th हाउस क्या है, विच इज हिडन समवेयर बीनीथ द अर्थ जिसे कहते हैं। और एक बात मैं और बता देता हूँ कि 8th और 12th हाउस कोई बहुत भिन्न नहीं है एक दूसरे से। जैसे 8th हाउस को हम क्या कहते हैं, जो छुपा है, जो बीनीथ द अर्थ है, और 12th को हम क्या कहते हैं, नोइंग द अननोन, जो जाना नहीं गया है उसको जानना 12th हाउस है। तो दोनों का ही हो, 8th भी और 12th भी। 12th का 12th हाउस वो नॉलेज डिलीवर करवाएगा जिस नॉलेज को सुन के ये लगेगा कि ये नॉलेज थी कहां अब तक, और किसी हाउस के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, किसी भी हाउस में नहीं है, सिर्फ 12th हाउस में। सर कई बार हम ये भी देखते हैं कि चंद्रमा और राहु जब साथ आ जाएं या कहीं से उनका कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो, कहीं से भी दृष्टि भी हो, तो जनरली व्यक्ति इल्यूजन में रहता है। फिर जो हम अभी एसोटेरिक साइंस की बात कर रहे हैं ना, वो उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ ऐसी मेटाफिजिकल चीज़ें हो रही हैं, पर वास्तव में वो उसकी सिर्फ कोरी कल्पना होती है। ऐसा है? देखिए, चंद्रमा राहु में हम उसको इल्यूजन तो कहेंगे ही कहेंगे, ये डेफिनेट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम इसको पूर्ण रूप से इल्यूजन कह दे वो भी गलत है। कैसे? मैं इसका थोड़ा उदाहरण देता हूं। हम 2 कॉम्बिनेशन ले लेते हैं क्योंकि दोनों को समझना आवश्यक है, तभी हम एक को समझ पाएंगे। एक है चंद्रमा केतु, एक है चंद्रमा राहु। चंद्रमा केतु वाला व्यक्ति आपको जानते कैसा होगा? कहेगा मुझे फील हुआ, मुझे अचानक से फील हुआ। और चंद्रमा राहु वाला क्या कहेगा? वो देखो मुझे दिखा। दिखने में और फील होने में जो फर्क है, वही फर्क राहु और केतु है। बस इतना समझ लीजिए। राहु वो है जो देख पा रहे हो, केतु वो है जो महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन है तो दोनों अनुभव। दोनों अनुभव है, कौन मना कर रहा है उसको? कौन मना कर रहा है? इसलिए अगर चंद्रमा राहु वाले को कुछ अनुभव करना है तो वो एक्सप्रेसिव अनुभव होगा।
जैसे मैं लास्ट टाइम जब राहु का वीडियो बनाया था तो आई सेड के भक्ति करनी है, अगर राहु से भक्ति लेनी है तो भजन करो, कीर्तन करो, वो देगा ना आपको। हाँ, मतलब रिझाओ, भगवान को बताओ कि हम कर रहे हैं, वो करो। अब एक आदमी बैठा है, अब वो बैठ गया कोने में कहीं पे, अब वो भगवान का नाम ले रहा है, अंदर किसी मूवी की कल्पना कर रहा है, आपको क्या पता है। लेकिन एक आदमी है जो पता चल रहा है, कीर्तन कर रहा है, वो बोल रहा है हरि राम, ठीक है। तो जो हरि नाम ले रहा है, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं राहु से कर रहा है डेफिनेटली। वाक सिद्धि एक सिद्धि होती है जिसमें जनरली हम देखते हैं ना, कहते हैं कि अरे शुभ शुभ बोलो। कभी ऐसा होता है सरस्वती माँ जबान पे बैठ जाए, लेकिन कुछ लोग सर ऐसे होते हैं वो जो बोल देते हैं सच हो जाता है। अभी के लिए शॉर्ट में मैं आपको इतना कहूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा इसको अभी इलेबोरेट नहीं करते, लेकिन शॉर्ट में ये कहूँगा कि जिसके बुध से दूसरे घर में बृहस्पति हो, बुध किसका कारक है? वाणी का। वाणी का, हाँ। और बुध से दूसरे घर में बृहस्पति हो, वो व्यक्ति, और जिसके बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही हो, जो स्वयं वाणी का है, ये लोगों के पास वाक सिद्धि जन्म से होती है। इसलिए ये लोगों के मुख से जो प्रेडिक्शंस निकल जाएंगी वो अलग ही प्रेडिक्शंस हो। तो बृहस्पति की कौन सी दृष्टि दूसरे भाव पे? पांचवी, सातवीं और नौवीं। तो स्पेशली 5वीं और 9वीं तो है ही है। हाँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इतनी सारी आज तो हमने, मुझे लगता है, हर प्लैनेट पे बात कर ली, हर कॉम्बिनेशन पे बात कर ली। बहुत इंटरेस्टिंग था ये पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।